एक देश, एक टैक्स, एक बाजार। एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं हमारा जीएसटी सम्मेलन। अब तक आपने देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली को सुना। जीएसटी जो कि 1 जुलाई से लागू होने वाला है, उनकी सोच इस पर क्या है, सरकार क्या चाहती है, जीएसटी किस तरह से बदलाव लाए, वो उन्होंने आपके सामने रखा। हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको बताया कि किस तरह से जीएसटी से जुड़ी समस्याएं जो हैं उनका समाधान क्या है। आप जीएसटी से क्यों ना घबराएं। अब हम इस कार्यक्रम के अगले चरण की तरफ बढ़ते हैं। जब जीएसटी पर चर्चा हो रही थी, कई राज्यों की तरफ से काफी विरोध हुआ था, क्योंकि राज्य के पास अधिकार होता है अपने लिए टैक्स निर्धारित करने का, लेकिन जीएसटी के चलते ये कहीं ना कहीं कई कर खत्म होकर जब एक कर आने की बात हुई तो राज्यों के हाथ से वो कर की जो ताकत थी वो जाने की बात आई। लेकिन फिर तमाम राज्य सामने आए, साथ आए। अब जीएसटी 1 जुलाई से सामने आ रहा है। अब जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, जो राज्य सरकारें हैं, वो इस पर क्या सोचती हैं। हमारे साथ इस वक्त एक बेहद खास मेहमान मौजूद है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तालियों के साथ उनका मंच पर स्वागत कीजिए। उनसे सवाल यही होगा कि जीएसटी देश की अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत करेगा और राज्य इसमें अपनी भागीदारी कैसे देखते हैं। उनके साथ सेशन का संचालन करेंगी मेरी सहयोगी चित्रा। शुक्रिया नेहा, बहुत स्वागत है शिवराज सिंह चौहान जी आपका हमारे इस जीएसटी सम्मेलन में। इसके पहले कि लोगों के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं और वो मैं आपसे पूछूं, मैं चाहूंगी 2 मिनट अगर आप कुछ कहना चाहें प्लीज सर। मित्रों, सबसे पहले तो मैं भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहूंगा। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक समृद्ध भारत, एक संपन्न भारत के निर्माण का जो उनका संकल्प था, उसको पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम जो 1 जुलाई से लागू होने जा रहा है, जीएसटी है। मैं जानता हूं, एक मुख्यमंत्री के नाते दुनिया के जिस भी देश में हम निवेश के लिए जाते थे तो अक्सर एक बात होती थी, जीएसटी कब आ रहा है। अरुण जेटली जी भी बधाई के पात्र इसलिए हैं कि अलग अलग दल, अलग अलग सरकारें, अलग अलग राजनीतिक विचारधाराएं, लेकिन उन्होंने अपनी ऐसी क्षमता जो लोगों को कन्विंस करती है, उससे लगभग आम सहमति बनाने में सफलता प्राप्त की, कामयाबी प्राप्त की। मैं एबीपी को भी इसलिए बधाई देना चाहूंगा कि जीएसटी के बारे में कई तरह की भ्रांतियां हैं, अलग अलग धारणाएं हैं। सरकारें अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, हम भी कार्यशालाएं कर रहे हैं, संगोष्ठियां कर रहे हैं, सेमिनार कर रहे हैं, लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से व्यापारियों को और विशेषकर जनता के बीच में जीएसटी को लेकर जानकारियां निश्चित तौर पर बढ़ेगी। सचमुच में वो दिन ऐतिहासिक होगा जब 30 जून की मध्य रात्रि को भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी घंटा बजा के संसद भवन में जीएसटी की शुरुआत करेंगे। एक आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को, लेकिन जीएसटी से मुझे लगता है 5 आज़ादियां मिलेगी। एक, 16 तरह के टैक्स और 30 तरह के उपकरों से आज़ादी। हम सब जानते हैं अलग अलग राज्यों के अलग अलग कर, केंद्र सरकार के अलग अलग टैक्स, इन सब से आज़ादी मिलेगी देश की जनता को। 1150 चुंगियों से आज़ादी मिलेगी, जो अलग अलग तरह की चुंगियां लगती थी पूरे देश में, जिसके कारण बिजनेस और व्यापार करना हमारे यहाँ काफ़ी कठिन था। टैक्स पर टैक्स से आज़ादी मिलेगी। भारत सरकार के अलग कर, करों के ऊपर भी फिर उपकर, सेस वो लगते चले जाते थे, और फिर राज्यों के अपने अपने अलग टैक्स थे। तो टैक्स के ऊपर टैक्स से हमारे देश की जनता को आज़ादी मिलेगी। टैक्स ऑफिस जाने से भी आज़ादी मिलेगी, क्योंकि टैक्स भरने के लिए कई बार इतने पापड़ बेलने पड़ते थे कि आप दफ्तरों के चक्कर लगाते लगाते लोग परेशान हो जाया करते थे। और 5वीं, अलग अलग कीमतों से आज़ादी, अलग अलग राज्य, अलग अलग टैक्स की दरें। अब इसमें ट्रांसपोर्टेशन को अगर छोड़ दिया जाए तो सब राज्यों में टैक्स की दर एक हो जाएगी। जीएसटी के फायदे अगर आप देखें एक मुख्यमंत्री के रूप में जो मैं महसूस करता हूं, सबसे बड़ी बात तो यह है कि बिजनेस आसान हो जाएगा। एक राज्य से दूसरे राज्यों में हम बेहतर व्यापार कर सकेंगे। अलग अलग टैक्सेशन के कारण, टैक्सों के दोहराव के कारण जो दिक्कतें होती थी बिजनेस में, वो आसान हो जाएगी। सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है मुख्यमंत्री के नाते भी और नागरिक के नाते भी, कि अभी तक जो अलग अलग टैक्स की दरें हुआ करती थी, जीएसटी में जो प्रावधान हम करने जा रहे हैं उसमें जो जनता है, आम आदमी है, गरीब है,
उसके उपयोग करने वाली, इस्तेमाल करने वाली जो वस्तुआं हैं उनकी दरें कम होगी, और जो समृद्ध हैं और धनी हैं, जिनके पास खर्च करने को पैसा है, जो विलासिता की वस्तुओं का उपयोग करते हैं, उनकी कीमतें बढ़ेगी। इसलिए 5 तरह की जो टैक्स की दरें प्रस्तावित की गई है, अब लागू हो रही है, प्रस्तावित नहीं, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। उसमें से केवल 19% वस्तुएं ऐसी है जिन पर 18% से ज्यादा टैक्स लगेगा, 81% ऐसी है जिसमें 18% से कम टैक्स लगेगा। सीधा सीधा आम आदमी के उपयोग की चीजों की कीमतें गिरेंगी, और जो समृद्ध है, ज्यादा पैसा दे सकते हैं, उनकी कीमतें बढ़ेगी। तो आम आदमी को निश्चित तौर पर राहत मिलेगी। टैक्स कलेक्शन में जिस तरह की जटिलताएं थी, उसकी लागत कम होगी। आर्थिक रूप से राज्य भी बहुत सशक्त होंगे, टैक्स का बेस बढ़ेगा, राज्यों के पास भी ज्यादा पैसा आएगा। उस ज्यादा पैसे को वो कल्याणकारी कामों में निश्चित तौर पर खर्च कर पाएंगे। तो कुल मिला के अगर हम ये देखें तो जीएसटी निश्चित तौर पर देश के लिए उपयोगी है। राज्यों को वैसे भी केंद्रीय करों में से अब 42% हिस्सा मिलना है, इसलिए राज्यों के लिए भी बहुत उपयोगी है। जो चुंगी जैसी व्यवस्थाएं थी, अलग अलग नाके थे, उनके कारण जो दिक्कतें होती थी, एक अनुमान यह बताता है कि अलग अलग नाकों पर, चेक पोस्ट पर जहां वाहनों को खड़ा होना होता है, लगभग 1,40,000 करोड़ रुपए का ईंधन हमारा फालतू जल जाता था। हम जानते हैं कि हमको इंपोर्ट करना पड़ता है ईंधन, विदेशी मुद्रा भी हमारी खर्च होती थी, पर्यावरण भी बिगड़ता था, समय भी अलग लगता था। और इसलिए ये जो अलग अलग नाके थे, चेक पोस्ट थे, ये समाप्त होंगे तो निश्चित तौर पर समय की भी बचत होगी, पर्यावरण भी वैसा नहीं बिगड़ेगा। व्यापारियों को भी अगर हम देखें तो आम व्यापारी है, जो छोटा व्यापारी है, उसको डरने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहले उसको 10 लाख रुपए तक के टर्न ओवर पर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था, अब 20 लाख तक के टर्न ओवर पर कोई रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता उसको नहीं रहेगी। मतलब छोटे व्यापारियों को निश्चित तौर पर इससे लाभ होगा। 75 लाख तक का जिनका टर्न ओवर है, वो 3 महीने में एक बार रिटर्न फाइल कर सकेंगे, टैक्स भरने की सुविधा उनको मिलेगी। ऑनलाइन जो व्यवस्थाएं की गई है, उसके कारण इंस्पेक्टर राज्य की निश्चित तौर पर समाप्ति होगी, दफ्तरों के चक्कर उनको नहीं लगाने पड़ेंगे। एक नहीं अनेक तरह की सुविधाएं अगर व्यापारी भाइयों को अगर हम देखें तो उनको देने का प्रयास इस पर किया गया है। और इसलिए मोटे तौर पर जब मैं देखता हूं मुख्यमंत्री के नाते भी, तो राज्य सरकार की जो आशंकाएं थी, स्टेट गवर्नमेंट्स की पहले जो आशंकाएं और आपत्तियां थी, वो यही थी कि कर लगाने का जो संवैधानिक अधिकार है हमारा, वो अधिकार हमसे वापस लिया जा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने और अरुण जेटली जी ने इसमें जो बदलाव करके जिस ढंग से जीएसटी को लागू किया है, राज्यों की सारी आशंकाएं खत्म हो गई है। पहले 50% एक तरह से वीटो करने के अधिकार केंद्र सरकार के पास थे, अब केवल 1/3 उनके पास है, 3/4 राज्यों के पास है। जीएसटी काउंसिल हर एक फैसला करेगी, जिसमें हर राज्य के वित्त मंत्री रहेंगे। तो आवश्यकता पड़ेगी तो राज्य अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे और सर्वसम्मति से फैसले लिए जा सकेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि राज्यों को जो राजस्व का नुकसान होना था, एक राज्यों के मन में यह हिचक थी कि हमें जो राजस्व का नुकसान होगा उसकी भरपाई कैसे होगी। अब स्पष्ट रूप से यह तय कर दिया गया है कि 15-16 को बेस ईयर मानते हुए हर साल 14% राजस्व की वृद्धि अगर नुकसान होता है तो वो केंद्र सरकार 14% राजस्व बढ़ाकर राज्यों को देगी। और इसलिए जो कंपनसेट होना था रेवेन्यू लॉस का, वो कंपनसेट करने की व्यवस्था भी अब इस व्यवस्था में जीएसटी में कर दी गई है। और इसलिए मैं मानता हूं कि राज्यों के लिए, देश के लिए, आर्थिक विकास के लिए निश्चित तौर पर जीएसटी एक क्रांतिकारी कदम साबित होगा। इससे व्यापारी भाइयों को भी, उद्योगपति मित्रों को भी लाभ होगा। और कहीं कोई आशंका और दिक्कत है तो जीएसटी काउंसिल हर तरह का फैसला करेगी, समय समय पर बैठते रहेंगे और फैसला करेंगे। और इसलिए मुझे लगता है कि अब इसमें आपत्ति या परेशानी की कोई कारण नहीं है। और इसलिए जीएसटी से निश्चित तौर पर हमारे देश को बहुत फायदा होगा। ये क्रांतिकारी कदम है और मैं मानता हूं कि देश की आजादी के बाद ये सबसे बड़ा, अलग अलग टैक्सों से जो आजादी मिल रही है, बड़ा कदम 30 जुलाई की मध्य रात्रि को उठाया जा रहा है। धन्यवाद।
और इसीलिए संसद के सेंट्रल हॉल में आधी रात को घंटा बजाकर इसकी घोषणा भी की जाएगी और उसके लिए तमाम तैयारियां भी की गई हैं। लेकिन शिवराज जी, आपने यहां पर व्यापारियों की बात खास तौर से की। आप मेरे साथ मौजूद हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में व्यापारी सड़क पे हैं और उनका कहना है कि दरअसल एक जेब में पैसा डालकर दूसरे जेब से निकाल रही है, हमारे ऊपर तमाम चीजों को थोपने की कोशिश की जा रही है सरकार की ओर से। तो क्या ऐसा तो नहीं है जीएसटी के नाम पर कोई झुंझुना पकड़ा रहे हैं आप लोग उन्हें? मुझे लगता है कि अभी कई तरह की भ्रांतियां और स्पष्टताएं नहीं हैं। जैसे जैसे स्पष्टताएं आती जाएगी, आशंकाएं निर्मूल साबित हो जाएगी। फिर इसके बाद भी मैं ये कहना चाहता हूं कि जीएसटी काउंसिल है, क्योंकि ये हम प्रारंभिक अवस्था से गुजर रहे हैं। कोई कठिनाई अगर आएगी तो जीएसटी काउंसिल में विचार होगा। राज्यों के वित्त मंत्री अपने व्यापारी भाइयों की समस्याओं को भी प्रभावी ढंग से रखेंगे और ऐसी कोई चीज आती है तो मैं समझता हूं जीएसटी काउंसिल सक्षम है। अगर कोई असुविधा है, कोई चीज अव्यवहारिक है तो उसको दूर करने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि चर्चा के माध्यम से जैसे जैसे हम स्थिति साफ करेंगे, भ्रांतियां और धारणाएं दूर हो जाएंगी। तो क्या जल्दबाजी की गई? स्थिति को पहले ही साफ कर लिया जाता, उसके बाद फिर इसको लागू किया जाता? मध्य प्रदेश का मैं जहां तक बात करूं, हम लोग लगातार लगभग 300 से ज्यादा संगोष्ठियां कर चुके हैं। व्यापारी मित्रों से हम लोग लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। अलग अलग स्तर पर कर सलाहकार और हमारे अधिकारी उनसे चर्चा और बातचीत कर रहे हैं और शंकाओं का समाधान कर रहे हैं। जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनके मन में भी ये सवाल है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, उनका ये कहना है कि और दूसरे देशों का एग्जाम्पल भी सामने रखा जा रहा है कि जीएसटी के आने के बाद महंगाई बढ़ेगी। देखिए, आमतौर पर जिस ढंग से हमने टैक्स का स्लैब तय किया है उसमें आम आदमी की जरूरत की चीजों के दाम घटेंगे और आप देख रहे हैं कि 0% पर जो चीजें रखी गई है उनमें आम आदमी के उपयोग में आने वाली खाने पीने से लेकर बाकी सब चीजें हैं और इसलिए इससे महंगाई कम होगी। इतना जरूर है कि विलासिता की चीजें हैं जिनको 28% के स्लैब में रखेंगे उनकी कीमतें बढ़ सकती है, लेकिन महंगाई निश्चित तौर पर घटेगी। महंगाई घटेगी, इसका आप आश्वासन दे रहे हैं। एक और चीज है, क्योंकि राज्य सरकारों की ओर से ये अधिकार खुद अपने पास रख लिया गया है, चाहे वो पेट्रोलियम पदार्थों की बात करें हम या फिर शराब की, इसको लेकर जीएसटी की कोई व्यवस्था केंद्र सरकार की ओर से लागू ना की जाए। तो यहाँ पर इस मोर्चे पर राज्य सरकारों की जो सोच है वो अलग क्यों हो जाती है? देखिए, संघीय ढांचा है हमारे यहाँ। मैं मानता हूँ ये फैसला बहुत क्रांतिकारी है, जिसमें राज्यों ने अपने वित्तीय अधिकारों का कुछ समर्पण किया है, कुछ समर्पण केंद्र सरकार ने किया है और मिलके हमने कुछ व्यवस्थाएं बनाई है, कुछ फैसले किए हैं। अब दो चीजें जिनकी आपने जिक्र किया है उनके बारे में भी, पेट्रोलियम पदार्थों के बारे में बाद में जीएसटी काउंसिल फैसला कर सकती है, तो राज्यों के बीच में सहमति बना के ये फैसले भी बाद में किए जा सकते हैं। उसमें चर्चा के बाद जो फैसला होगा उसको स्वीकार करें। कुछ देर पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली जब यहाँ पर इस मंच पर मौजूद थे, उनकी ओर से यही कहा गया कि दरअसल राज्य सरकारें इसके लिए तैयार नहीं हुई और पेट्रोलियम पदार्थों पर अक्सर हमने देखा है समय समय पर दामों में किस तरह से बढ़ोतरी करके आम लोगों को परेशान किया जाता है। तो जब एक कर, एक देश की, एक बाजार की व्यवस्था हो रही है तो हर चीज को लेकर कर दी जाए। मैं ये मानता हूं कि शुरुआत बहुत अच्छी हो रही है, प्रारंभ बहुत अच्छा है। आने वाले समय में मुझे लगता है कि जीएसटी काउंसिल सहमति बनाएगी और ये चीजें भी जीएसटी के दायरे में आ जाएगी। किसानों के मन में भी तमाम तरह के सवाल हैं और हमने देखा भी कि किसान अलग अलग मुद्दों को लेकर किस तरह से आंदोलनरत हैं। जीएसटी के आने के बाद उनको क्या फायदा होने जा रहा है? देखिए, मैं जहां तक मानता हूं किसान सबसे बड़ा उपभोक्ता आज भी हिंदुस्तान में है। बिल्कुल। जो महंगाई कम होगी उससे निश्चित तौर पर किसानों को फायदा होगा और इसलिए आम नागरिक के नाते जीएसटी के लागू होने से किसान लाभ उठाएंगे। मुझे लगता है खाद पे 12% जीएसटी कर दी गई, पहले 1 से 7% की थी, तो वो उनके मन में तो सवाल है ना कि हमारे लिए सरकार क्या व्यवस्था कर रही है। कई चीजों पे कम भी हुई है और इसलिए ऐसी कोई अगर दिक्कत आएगी तो जीएसटी काउंसिल में हम लोग चर्चा करेंगे। जी, एक और चीज है, कहा जा रहा है कि दरअसल कर की जटिलताओं से आजादी के रूप में जिसका जिक्र भी आप कर रहे थे, उससे आजादी हमें मिल जाएगी, लेकिन इसके बावजूद भी देखा जाए तो जिस तरह से सरकार को आगे बढ़ना चाहिए था उस दिशा में क्या आपको लगता है कि सरकार ने सही कदम उठाए हैं? मुझे लगता है कि बहुत सोच समझकर विचारपूर्वक ये फैसला किया गया है। हम जानते हैं कि फैसला सभी राजनीतिक दलों ने मिलकर किया है। हाँ। सभी राज्यों ने मिलकर किया है। ये बिल्कुल सही समय था जब हम जीएसटी लागू करते, और देर करने की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए विचार भी पूरा हुआ है, व्यवस्थाएं भी पूरी बनाई गई है। इतना मैं जरूर स्वीकार करता हूं
इतना मैं विपक्ष जरूर का कहना स्वीकार- है कि आप लोग जल्दबाजी कर रहे हैं, कुछ भ्रांतियां भी हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, मिठाई पर आपने 5% टैक्स लगा दिया है, जबकि भगवान जी को लगाए जाने वाले भोग को आपने टैक्स फ्री रखा है। तो ये हम तो मिठाई लेने जाएंगे तो यही बोलेंगे दुकानदार से कि ये जो मिठाई हम खरीद रहे हैं ये भोग के लिए है। तो ये जो जटिलताएं भी एक तरह से तो सरकार ने रख दी है सामने। इन जटिलताओं पर फैसला किया जा सकता है। मैंने कहा कि मतलब संक्रमण इसको काल- लेकर अभी तक कोई तैयारी नहीं की गई, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि ये संक्रमण काल है। हम्म, हम चूंकि एक नई व्यवस्था प्रारंभ कर रहे हैं, वो व्यवस्था बहुत सोच समझकर विचार पूर्वक की गई है। जी। इसके बावजूद भी अगर कोई विसंगति आती है हम्म। तो उसके बारे में फैसला करने का अधिकार जीएसटी काउंसिल को है। उसके बाद जीएसटी काउंसिल, मतलब अभी बहुत सारी चीजें ऐसी बाकी हैं जिसको आगे आने वाले वक्त में जीएसटी काउंसिल की ओर से एड्रेस किया इसलिए जाएगा। आप मैंने ये कह पहले रहे ये हैं। बात कही कि अगर ऐसी कोई चीज आएगी तो हमारे पास रास्ता है। मैं आ जाती हूँ आपके राज्य में मंडी फीस को लेकर भी किसानों के मन में जो टैक्स है उसको लेकर सवाल है, तो उसको एड्रेस क्यों नहीं किया जाता है शिवराज सरकार की ओर से? देखिए, हम लोग अगर आप बात करें तो मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां हम अपने किसानों को -10% ब्याज पर कर्ज देते हैं। 0% पर नहीं, पहले 18% था। 18% से घटाते घटाते हमने पहले 0% किया और फिर मध्य प्रदेश ने यह कोशिश की कि हम 0% नहीं -10% मीन्स खाद और बीज के लिए अगर 1 लाख ले जाएं तो 90,000 वापस दे जाएं। कई तरह की हमने ऐसी व्यवस्था की है। जहां तक मंडी टैक्स का सवाल है, मंडी टैक्स सड़कों के निर्माण के लिए, मंडियों के विकास के लिए लगाने की बात कही गई, लेकिन मैंने फिर भी कहा कि अब टैक्सेशन के बारे में पूरे देश को, हर एक राज्य को अलग अलग ढंग से सोचना पड़ेगा और अलग अलग जो टैक्स है उसको भी कैसे हम जीएसटी के अंतर्गत ला सकते हैं, इसका विचार करना होगा। ये प्रारंभिक दौर है, धीरे धीरे मुझे लगता है सारे टैक्स उसमें समाहित हो जाए। सरकार बार बार इस बात को भी गिना रही है कि जीएसटी से कारोबार करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, तो क्या आपको लगता है कि नौकरियों के मौके भी उसके बाद मिलेंगे लोगों को? मैं ये मानता हूं कि देश के आर्थिक विकास में एक बड़ी बाधा अलग अलग तरह के टैक्स जो राज्य और केंद्र सरकार लगाते थे वो थी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आप देखिए, प्रधानमंत्री जी ने पहले भी काफी प्रयास किए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो हमारी रेटिंग है उसमें जबरदस्त सुधार होगा, कारोबार का माहौल बनेगा, निवेश निश्चित तौर पर आएगा, देश से भी आएगा, विदेश से भी आएगा और इसके कारण रोजगार के अवसर निश्चित तौर पर तेजी से बढ़ेंगे। सर 3 साल तो बीत गए, ये आएगा जाएगा, ये शब्द जो है वो आ क्यों नहीं रहे? और इसी वजह से मोदी सरकार घिरी हुई है। उसमें एक वादा किया गया था 1 करोड़ से ज्यादा नौकरियों का हर साल, 1.5 लाख 2 लाख इस तरह की स्थिति अगर हिंदुस्तान में रहेगी तो लोग तो सवाल पूछेंगे। देखिए, जीएसटी तो आज लागू हो रहा है, लेकिन आर्थिक विकास के प्रयास जो प्रधानमंत्री ने हमारे पहले भी किए हैं, प्रधानमंत्री जी ने, राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाते हम लोगों ने भी कोशिश की है। तो मध्य प्रदेश जैसे राज्य में पिछले 2 सालों में लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए का निवेश अलग अलग सेक्टर्स में आया है। नहीं आया ऐसी बात नहीं है, उसके कारण रोजगार के अवसर भी सृजित हुए। मध्य प्रदेश जैसे राज्य में भी हम अलग अलग रोजगार सृजित करने के जो प्रयास कर रहे हैं, लगभग 5 लाख रोजगार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सृजित करने में हम लोगों ने सफलता प्राप्त की है। लेकिन हम मानते हैं कि जरूरत इससे कहीं ज्यादा की, हमको 15 लाख हर साल चाहिए, तो और ज्यादा प्रयास करने पड़ेंगे। जीएसटी उसमें सहायक होगा, ये मेरा विश्वास है। आपको लगता है कि जीएसटी से जो रोजगार है उसमें बढ़ोतरी होगी आगे आने वाले वक्त में? अभी फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं है देश के अलग अलग हिस्सों में, रोजगार अभी भी मिल रहा है, मैं इनकार नहीं कर रहा जी, लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद जो हमारी आर्थिक विकास दर बढ़ेगी उसके कारण रोजगार के अवसर और बढ़ेंगे। उसके बाद रोजगार के अवसर और बढ़ेंगे। अब मैं आ जाती हूं नोटबंदी के बाद जिस तरह से विकास दर हमारी प्रभावित हुई है, क्या आपको लगता है कि जीएसटी के लागू होने के बाद उसमें सुधार देखा जाएगा? देखिए, नोटबंदी के बाद कैशलेस ट्रांजैक्शन की जो व्यवस्था हमारे देश में बनाई जा रही है वो ट्रांसपेरेंसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं ये स्वीकार करता हूं कि प्रारंभ में जब हम कोई व्यवस्था बनाते हैं तो सेटल होने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन कुल मिला के ट्रांसपेरेंसी और तेजी से देश को आगे बढ़ाने के लिए वो फैसला सही था और जीएसटी के कारण और सुधार होगा। नोटबंदी से जो स्थिति पैदा हुई हिंदुस्तान में, उससे व्यापारी भी परेशान रहे और किसान भी परेशान रहे, इस बात को स्वीकारेंगे आप? प्रारंभिक परेशानियां निश्चित तौर पर हो सकती है, लेकिन अब धीरे धीरे चीजें सेटल हो रही हैं। धीरे धीरे चीजें सेटल हो रही हैं, आपको लग रहा है ऐसा? देखिए, प्रारंभिक तौर पर मैंने कहा कि नोटबंदी के कारण करेंसी की कमी एकदम उतनी मात्रा में नहीं पहुंचना, बैंक की ब्रांचेज, फिर जो हमारे इंटीरियर के इलाके थे वहां ब्रांचेज की उतनी संख्या नहीं थी, तो उसके कारण कुछ समस्याएं निश्चित तौर पर हुई थी, लेकिन उससे भी प्रभावी ढंग से निपटा गया है। अगर हम बात करें रूरल इकोनॉमी, हमने देखा है कि
जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं उसी पर चलती है, लेकिन अब वहां पर पैसे ही नहीं है। तो क्या लगता है कि ये स्थिति भी जो हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में पैदा हो गई है, आपके भी राज्य में, दूसरे भी और राज्यों में, तो इसने जो बहुत छोटे लोग हैं जो कोऑपरेटिव बैंक से पैसे निकाल के अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे, अपने ही पैसे वो निकाल रहे थे, उनके सामने एक अलग तरह की चुनौती पैदा हो गई है। उससे निपटने की क्या इंतजाम है? देखिए, चुनौती पैदा हुई थी, लेकिन चुनौती का अब समाधान हो गया है। मध्य प्रदेश में भी हम लोगों ने लगातार प्रयास किया, यहाँ वित्त मंत्री जी को अवगत कराया, तो करेंसी जितनी आवश्यक थी पहुंची है। एक दिक्कत जरूर पैदा हुई है कि पहले जितना पैसा जी बैंकों में जमा होता था, लगभग कुल मिला के बैंकों में जो जमा राशि थी उसका 0.3% अगर बैंक में है पैसा तो वो पर्याप्त माना जाता था। लेकिन अब ऐसी स्थिति पैदा हुई है कि जितना पैसा निकलता है उतना जमा नहीं होता। उसके कारण जरूरत इस बात की है कि 1.5% कुल जमा राशि की नगद राशि बैंकों में होना चाहिए। तो इस तरह की समस्या आई है, तो हमने वित्त मंत्री जी के सामने उठाई भी है और उसके समाधान की दिशा में प्रयास भी हो रहे हैं। आप लोग काम कर रहे हैं। एक बार फिर से जीएसटी से जुड़ा हुआ मैं सवाल ले लेती हूँ। कहा जा रहा है कि हमारे देश की जो जीएसटी की व्यवस्था है वो दूसरे देशों के मुकाबले कहीं ज्यादा है, तो इसको कम करने की कोशिश क्यों नहीं की गई? और एक देश एक टैक्स की हम बात कर रहे हैं, जीएसटी की दरें भी अलग अलग निर्धारित कर दी गई हैं, तो इसको लेकर भी तो अलग तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, अलग अलग दर निर्धारण करने के तो हमारे यहाँ कारण है, क्योंकि हमारे यहाँ एक बड़ी जनसंख्या ऐसी है जो बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनको और अमीरों को, जो हमारी एक आपत्ति थी उस समय जब दूसरी सरकार के समय जीएसटी लागू करने की बात हो रही थी, तो मेरी एक बड़ी जो आपत्ति थी वो यही थी कि सबके लिए एक समान टैक्स की दरें कैसे हो सकती है। अगर एक समान टैक्स की दर करेंगे तो अमीरों की उपयोग की आने वाली चीजों की कीमतें कम होंगी और गरीबों के उपयोग में आने वाली चीजों की कीमत बढ़ेगी। इसलिए भारत जैसे देश में ये तर्कसंगत नहीं है। हमको हमेशा विचार करना पड़ेगा कि हमारी वो जनसंख्या जिसकी पैसा खर्च करने की क्षमता कम है, उस पर टैक्स का बोझ हमको कम करना पड़ेगा। कुछ सवाल ले लेते हैं दर्शकों की ओर से। शरद कोहली जी हैं, उनका ये सवाल है, क्या व्यापारियों के लिए एमपी सरकार ने कोई अलग से हेल्पलाइन बनाई है ताकि उनकी समस्याओं का निदान किया जा सके? जरूर, हमने मध्य प्रदेश में हमारे सर्किल स्तर पर हमने जीएसटी हेल्प डेस्क बनाई है और उन डेस्क के माध्यम से हम व्यापारियों की समस्या का समाधान कर रहे हैं। हमने जीएसटी सेल भी बनाया अपने यहाँ, तो जीएसटी सेल भी लगातार व्यापारियों की समस्या है, आपत्तियां हैं और अगर कोई प्रश्न उनके दिमाग में है तो उनका समाधान करने का हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल आया है, मिलन जी हैं वो, उनका ये सवाल है, जीएसटी जो ऑनलाइन होगा, आज भी बहुत से हमारे गांवों में बिजली नहीं है, तो फिर इसका हल कैसे निकलेगा? देखिए, तेजी से मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी या देश के बाकी राज्यों में भी बिजली की व्यवस्था तेजी से हो रही है। अब ऐसे गांवों की संख्या बहुत कम रह गई है कि जहां बिजली नहीं है, विद्युत विहीन गांव, वहां बिजली तेजी से पहुंचाने का काम हो रहा है। लेकिन कुल मिला के जीएसटी के कारण ऑनलाइन और बाकी व्यवस्था करनी है, उतने छोटे गांव से व्यापारिक लेन देन भी नहीं होता और इसलिए मुझे लगता है कि दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जहां तक बिजली का सवाल है, लगभग अब हर गांव में बिजली पहुंच रही है। कुल मिला के मुझे संख्या तो एकदम ध्यान नहीं, लेकिन 18,000 गांव ऐसे थे देश में जिनमें बिजली नहीं थी, उनमें से लगभग 13,000 में पहुंचाई जा चुकी है, बाकी में भी तेजी से पहुंच जाएगी। एक और सवाल झांसी से मोहम्मद उस्मान सिद्दीकी साहब पूछ रहे हैं, जीएसटी, डिजिटल इंडिया, पेटीएम, नोटबंदी, ये सारे कदम से सरकार सिर्फ भारतीय जनता से ही सरकारी खजाना भरने में लगी हुई है। खजाना भरने के लिए तो विदेशों से काला धन लाकर भी कुछ किया जा सकता है, फिर जनता पे ये मार क्यों? देखिए, काले धन के खिलाफ मोदी जी की सरकार ने जो कदम उठाए हैं वो बहुत प्रभावी हैं, उनके परिणाम भी सामने आ रहे हैं। लेकिन जीएसटी के माध्यम से मैं ये मानता हूं कि टैक्स का हमारा बेस बढ़ेगा, रेवेन्यू कलेक्शन अगर ज्यादा होता है तो उसका फायदा विकास के कामों में राज्यों को भी मिलेगा, केंद्र के पास भी जन कल्याण के लिए ज्यादा खर्च करने के लिए पैसा होगा। अभी हमारे यहाँ हम जानते हैं कि कितनी कम संख्या है जो टैक्स भरती है। मैं मानता हूं देश के विकास के लिए जो सक्षम और समर्थ है, अगर वो थोड़ा टैक्स चुकाएं तो देश का भले ही होगा। शिवराज जी, जीएसटी को लेकर तमाम तरह के सवालों के आपने जवाब दिए, लेकिन चूंकि मध्य प्रदेश के अलावा हिंदुस्तान की जनता भी आपसे सुन रही है, तो मुझे लगता है एक दो सवाल मैं किसानों से जुड़ा हुआ जरूर पूछ लूं। किसानों के लिए शिवराज सरकार क्या करने जा रही है ताकि उनके मन में जो शंकाएं चल रही हैं, आपके भी राज्य में हर रोज खबरें सामने आती हैं, उससे निपटने के इंतजाम क्या है? देखिए, मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जिसकी कृषि विकास दर लगातार कई वर्षों से 20% के आसपास बनी हुई है। इस साल भी 16 और 17 में, 15 और 16 में, और 16-17 की जो हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट है
वो लगभग 25% के आसपास संभावित है। और उसका कारण यह है कि हम लोगों ने जी जान से ये प्रयास किया कि हम किसान को ठीक पानी दे पाए। क्या आप समझा पाने में नाकाम रहे? क्योंकि 8 जून से सर आज तक की मैं बात करूं, तकरीबन 20 किसानों ने 2 मिनट में बात पूरी कर लो। हम लोगों ने लगभग 5 साल में मध्य प्रदेश के कृषि उत्पादन को दुगना कर दिया। फलों का देख लें आप, सब्जियों का देख लें आप, दूध का देख लें आप, गेहूं का देख लें आप, चावल का देख लें। गेहूं जैसे मामले में पंजाब और हरियाणा मध्य प्रदेश के पीछे चला गया। ये जो बम्पर उत्पादन है, ये बम्पर उत्पादन हमारी उपलब्धि भी है और आज समस्या भी है। समस्या इसलिए कि बम्पर उत्पादन के कारण चीजों के दाम कम हुए। अब प्याज जैसी चीज, उसके दाम मध्य प्रदेश में किसानों ने 32 लाख मीट्रिक टन प्याज इस साल पैदा किया। अब 32 लाख मीट्रिक टन प्याज पैदा हो गया तो रेट उसके 1 रुपया और 2 रुपया किलो हो गए। मध्य प्रदेश में हमने फैसला किया कि हम 8 रुपया किलो किसान का प्याज खरीदेंगे। 5 लाख मीट्रिक टन प्याज हम खरीद चुके हैं, लगातार खरीदी हमारी चल रही है। भंडारण की तो कोई व्यवस्था नहीं है, प्याज तो खराब हो रहे हैं। पहले गेहूं के भंडारण की भी कोई व्यवस्था नहीं थी मध्य प्रदेश में, लेकिन जब गेहूं का बम्पर उत्पादन हुआ, हमने भंडारण की इतनी व्यवस्था कर ली कि अब भंडार गृह हमारे खाली रहने लगे। हमने इतना भंडारण, अब प्याज के भंडारण की हम व्यवस्था कर रहे हैं। देखिए, क्रॉप पैटर्न चेंज करने का हमने अभियान चलाया। हमने कहा केवल गेहूं नहीं, केवल चावल नहीं, आप दालें भी पैदा करें, आप फल भी पैदा करें, आप सब्जियां भी पैदा करें। अब उसके कारण जो अप्रत्याशित उत्पादन बढ़ा है, उसके अनुरूप हम व्यवस्था भी लगातार बनाते चले जाएंगे। हम लोग समर्थन मूल्य पर ठीक ढंग से खरीदी हो। अब जैसे मूंग हम 5,225 रुपये क्विंटल खरीद रहे हैं, अगर बाकी आप देखें तो केवल 3,300 रुपये क्विंटल, 3,000 रुपये क्विंटल मूंग बिक रही है। तो मैं मानता हूं किसान को सही दाम देना ये हमारे लिए सबसे जरूरी है। उसका प्रयास हम लोग कर रहे हैं। कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं होती जिसकी तकलीफ मन में सदैव रहती है, लेकिन उसको और देख के उससे सीख लेके हम कैसे बेहतर व्यवस्थाएं बना सकती है, उसकी कोशिश लगातार हम लोग करें। प्रदेश की जनता लगातार इसी वजह से चुन भी रही है आपको, ताकि आप किसानों के मन में जो समस्याएं हैं या फिर व्यापारियों के मन में उसको दूर कर सकें। बहुत शुक्रिया शिवराज सिंह चौहान जी हमारे साथ इस एक देश एक टैक्स जीएसटी सम्मेलन में शामिल होने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।